चुनाव होना चाहिए, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। मैं शासन करती जमात बनाने का कार्यक्रम कर रहा हूं। हमारे महापुरुष शासन करती जमात हमको बनाना चाहते थे और ब्राह्मण हमको बनने नहीं देना चाहते थे। यही लड़ाई, मैं लड़ाई समझा रहा हूं। हमारे महापुरुष शासन करती जमात बनाना चाहते थे और ब्राह्मण इसको नहीं बनाना देना चाहते थे। बस इतना है, ये दो एम के पीछे ये मकसद है। तो बाबा साहब कहते हैं कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वोटिंग होना चाहिए, तो ही हम शासन करती जमात बनेंगे। दूसरी बात, बाबा साहब कहते थे कि सक्षम और पावरफुल अपोजिशन पार्टी होना चाहिए, विरोधी पार्टी होना चाहिए। दो बात है। तो बाबा साहब कहते थे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वोटिंग होना चाहिए और सक्षम विरोधी पार्टी होना चाहिए। ब्राह्मणों ने वर्तमान समय में दोनों को ही नष्ट किया, दोनों को ही नष्ट किया। फ्री फेयर एंड आपका वोट का अधिकार ही खत्म किया। ईवीएम पर वोट करना, इसका मतलब वोट का अधिकार खत्म किया आपका। यानी कि आप वोट देते हो और ईवीएम उनको वोट देता है, आप ईवीएम को वोट देते हो। तो ईवीएम में वोट स्टोर होता है और जो वोट स्टोर होता है ईवीएम का एक सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड होता है। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सोर्स कोड किसी को देना, इसका मतलब फ्रॉड करना। सुप्रीम, इसका मतलब है सोर्स कोड जिसको पता है वो फ्रॉड कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना। सोर्स कोड, इसका मतलब ये सोर्स कोड किसको मालूम है? इलेक्शन कमीशन को मालूम है, ब्राह्मण को, यानी कि ब्राह्मण को मालूम है। तो फ्रॉड करना अलाउड है, लेकिन फ्रॉड केवल ब्राह्मण को ही करना अलाउड है। अरे एससी एसटी ओबीसी का आदमी क्या मैनिपुलेट करेगा ईवीएम? इम्पॉसिबल। उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है, पता ही नहीं चलता। अभी ये इलियन मस्क है, कौन है पता है? इलियन मस्क कौन है आपको पता है? ये डिजिटल का बाप है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दुनिया में। और ये सबसे रिच आदमी, रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है। उनके 6 और 7 सैटेलाइट है, उसके प्राइवेट सैटेलाइट है स्पेस में। उसका मतलब पूरा स्पेस उसका है, इलियन मस्क का। तो उसका टेक्नोलॉजी कितना भयानक है, टेक्नोलॉजी टॉप टेक्नोलॉजी है। और अभी सुनीता विलियम्स गुजरात की है ना, गुजरात की है ना, वो स्पेस में गई है लेकिन वापस नहीं आ सकती, ऐसी अभी उसकी समस्या हो गई है, पता है आपको? वापस नहीं आ सकती, कुछ तो गड़बड़ी हो गई ऊपर। तो इलियन मस्क को रिक्वेस्ट किया है उसको वापस लाओ। इतना उसका टेक्नोलॉजी दुनिया से भी अलग उसका टेक्नोलॉजी है। वो तो वो ट्राई कर रहा है उसको वापस लेने की, वो ट्राई कर रहा है। ऐसा आदमी कह रहा है कि ईवीएम बंद होना चाहिए, ये है क्या हो सकता है? ऐसा आदमी कह रहा है। तो मोदी की क्या औकात है कि उसके सामने है कि नहीं हो रहा है ऐसा बोलने की? है
किसी की भारत में, मोदी छोड़ो, किसी की है औकात? सुई इलेक्शन कमीशन की औकात है? नहीं। तो हैक हो रहा है, इसका मतलब हैक हो रहा है। तो अभी सवाल ये है कि ब्राह्मणों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्यों लाया, ये सवाल है। इसका फायदा किसका है और इसका दुष्परिणाम किस पर हो रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। ईवीएम के पहले क्या होता था? अगर बाबा साहब का जो दिमाग था ट्रांसपेरेंट था, ट्रांसपेरेंसी का और बाबा साहब का कोई संबंध नहीं है। उनका दिमाग ट्रांसपेरेंट दिमाग से सोचते थे, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। जब से राइट टू वोट आया तब ब्राह्मणों की जो एंटीना थी ना, ऐसा एंटीना होता है, ऐसा एंटीना होता है, एंटीना ब्राह्मण। तो हाँ, वही एंटीना कहो ना, ऐसा एंटीना होता है, ऐसा गिरता है ऐसा पीछे। तो जब राइट टू वोट आया तब एंटीना ऐसा खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया पता है? कि राइट टू वोट, वोटों का अधिकार अगर आपको दिया, आपकी संख्या ज्यादा है। अभी ब्राह्मणों की संख्या कम है, इसमें हमारा क्या दोष है? उनका दोष है। हमारा दोष नहीं, उनका दोष है। वो संख्या बढ़ा नहीं सकती, हमारा क्या दोष है? उनका दोष है। तो ब्राह्मण क्यों डर रहा है राइट टू वोट को? ब्राह्मणों की संख्या 3% है और डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर राइट टू वोट के आधार पर ब्राह्मण गांव का पंच नहीं बन सकता, तो पंच प्रधान कब बनेगा? ये ब्राह्मणों का सवाल है। और ब्राह्मणों को तो शासनकर्ता बनना है, रूलर बनना है। रूलर बनना है ब्राह्मणों, कैसे? तो बहुत सारे हथकंडे ब्राह्मणों ने, कांग्रेस मतलब तब बीजेपी तो नहीं थी, तब बीजेपी है ही नहीं थी, तो कांग्रेस थी। यानी कि उस वक्त की जो कांग्रेस थी आज की बीजेपी जैसी थी। उस वक्त की कांग्रेस जैसा आज बीजेपी काम कर रही है, वैसा उस वक्त की कांग्रेस आज की बीजेपी जैसा फंक्शनिंग कर रही थी। ईवीएम नहीं था तो क्या कर रहे थे? तो कांग्रेस ने क्या किया, जो चुनाव क्षेत्र होता है ना, पहला चुनाव, उसमें बदलाव किया कांग्रेस ने। कैसे बदलाव किया? जैसा सेपरेट इलेक्टोरेट से ज्वाइंट इलेक्टोरेट लाया। तो सेपरेट इलेक्टोरेट से, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, पुनः पैक्ट के माध्यम से जो कम्युनल अवार्ड था, कम्युनल अवार्ड को काउंटर करने के लिए पुनः पैक्ट हो गया। कम्युनल अवार्ड क्या था? मैं ईवीएम को शासन करती जमात बनने का जो प्रोग्राम है, ये सबसे हमारा काम करने का मकसद क्या है? अल्टीमेट मकसद क्या है? शासन करती जमात बनो। क्यों शासन करती जमात बनो? शासन करती जमात बनने के बाद ही कानून बनाने का, कानून बनाया कानून का इम्प्लीमेंट करने का अधिकार हमारे हाथ में है। कानून बनाने का और इम्प्लीमेंटेशन करने का अधिकार ही हमारे हाथ में आएगा, इसलिए हमें शासन करती जमात बनना है। अगर कानून बनाना हमारे हाथ में आता तो हमने कैसे कानून बनाया होता? आरक्षण 100% लागू करो। कानून जो लागू नहीं करेगा उसको
जेल में सजा होगी। जेल होगा तो क्या होता, सभी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते 100% इम्प्लीमेंटेशन करते, 100% इम्प्लीमेंटेशन करते, तो क्या होता, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है पूरा बहुजनों के हाथ में आता, पूरा बहुजनों के हाथ में आता। तो ब्राह्मणों की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है खत्म हो जाती, ब्राह्मणों की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर खत्म। ऑन द अदर वे राउंड, अगर ब्राह्मणों ने आरक्षण को विरोध किया होता तो क्या होता, ब्राह्मणों की पॉलिटिकल पावर खत्म हो जाती है। तो जो ये रिजर्वेशन है, ईवीएम का मुद्दा रिजर्वेशन से संबंधित है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से संबंधित है। ईवीएम केवल ईवीएम नहीं है, शासन करती जमात बनने का अधिकार ईवीएम से छीना है हमारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शासन करती जमात बनने का जो अधिकार है वो ईवीएम से खत्म हो गया। तो जब ईवीएम नहीं थी तब कांग्रेस क्या करती थी हमारा वोट हासिल करने के लिए? बहुत सारी बातें कांग्रेस करी। भाई चुनाव प्रणाली कांग्रेस ने बदल डाली, सेपरेट इलेक्टोरेट का ज्वाइंट इलेक्टोरेट आया, और ज्वाइंट इलेक्टोरेट में कांग्रेस ने क्या किया, क्षेत्रीय चुनाव प्रणाली लाया। इसमें क्या है कि जिस क्षेत्र में जो जाति पावरफुल है उसको टिकट दिया, क्षेत्रीय टिकट दिया और चुनवा के लाया। तो इस तरह से कांग्रेस शासन करती जमात बनी। कांग्रेस ने बाबा साहब को 2 बार हराया, 2 बार हराया, और टुडे पासवान को और भीम आर्मी को चुनवा के लाया। कुछ समझ में आता है? ज्वाइंट इलेक्टोरेट में ये लोग चुनकर आते हैं, इसका मतलब ही ये हमारे नहीं है, दिखने के लिए हमारे नहीं, उनके। तो क्षेत्रीय चुनाव प्रणाली कांग्रेस ने लाई, बूथ कैप्चरिंग, बोगस वोटिंग, बैलेट बैग्स पूरा बदलने का कार्यक्रम कलेक्टर के निगरानी में कांग्रेस करती थी, रातों रात कांग्रेस करती थी और चुन कर आती थी। 100% सीटें कांग्रेस की चुन कर आती थी। कांग्रेस का अपोजिशन ही नहीं था ना, अपोजिशन नहीं था। बाबा साहब ने कांग्रेस के लिए अपोजिशन का निर्माण करने के लिए आरपीआई का गठन किया। लेकिन अभी आरपीआई तो कांग्रेस चलाती है पहले से। आरपीआई हमारे लोग नहीं चलाते, लोग हमारे होते, वो चलाता है कांग्रेस। वो बात विषय नहीं है, हमारा ईवीएम का सब्जेक्ट है। तो बोगस वोटिंग, बूथ कैप्चरिंग, रैगिंग, रिगिंग, ये कांग्रेस ने शुरू किया। मसल पावर इसका उपयोग किया और चुन कर लाया। और जब ईवीएम नहीं था तब माननीय कांशीराम जी ने स्लोगन दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। किसने दिया? कांशीराम ने दिया कि वोट हमारा और राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो इस जागृति की वजह से बीएसपी का निर्माण हो गया, बीएसपी का निर्माण हो गया।
और बीएसपी हैज एन इमर्ज थर्ड पार्टी, नेशनल पार्टी, बिगेस्ट पार्टी इन इंडिया। कांग्रेस का धोखा बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? बीएसपी तो बाद में है, लेकिन ग्राउंड में बामसेप थी ना। बहुत लोगों को पता नहीं, बामसेप ने, कांशीराम और बामसेप ने काम करके कांग्रेस का जो बेस वोट है वो ही उद्ध्वस्त किया। कांग्रेस का बेस वोट उद्ध्वस्त करने के बाद कांग्रेस खत्म हो गई। इधर जिधर कांग्रेस थम्पिंग मेजॉरिटी से आती थी उत्तर प्रदेश में, उधर ही बामसेप ने कांग्रेस खत्म की। कितने लोगों को पता है? लोगों को ये बात हजम नहीं होगी, लेकिन वास्तव है। तब बैलेट था, ईवीएम नहीं थी। और वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये जो जागृति कांशीराम और ग्राउंड में बामसेप की वजह से फैल रही थी, इसका परिणाम कांग्रेस खत्म हो गया और बीएसपी चुनकर आई। मैं कांशीराम थे तब की बात कर रहा हूँ, मायावती जी की बात, मायावती की उल्टा किया और खुद ही खत्म हो गई। जैसा लोहे को कौन खत्म करता है? उसका ही जंग उसमें ही पैदा होता है और उसको ही खा जाता है। वैसा हो गया। तो ईवीएम कांग्रेस ने लाया और कांग्रेस ने लाया, फिर यूपीए एनडीए अलायंस का निर्माण हो गया। ये केवल कांशीराम, जैसी जागृति बढ़ती है तैसा हमारा मनवाद खत्म हो जाता है। ये उसका सबूत है। तब आने वाले समय में अगर लोग जागरूक होंगे, कांग्रेस भी ऑलरेडी खत्म हो गई, बीजेपी भी खत्म हो जाएगी, तो इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल ईवीएम को कॉन्स्टिट्यूशनल कर हमारे सामने लाया। ईवीएम स्टिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दुनिया में जितने भी देश है, टेक्नोलॉजी में बढ़िया देश है, भारत से बहुत आगे है, वो देश भी ईवीएम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। इससे फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होता। वो लोग ऑनेस्ट है, सोशली ऑनेस्ट है। ईवीएम नहीं, सोशली। लेकिन ब्राह्मणों का और ऑनेस्टी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, दूर तक कोई संबंध। ब्राह्मण और ऑनेस्ट बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। ब्राह्मण कभी भी ऑनेस्ट नहीं हो सकता। ब्राह्मण को पता चला, खास तौर से इंदिरा जी को पता चला। क्या पता चला? कि प्रदेश में ईवीएम को बैन कर दिया। क्यों बैन कर दिया? क्योंकि ये हैक हो सकता है। तो इंदिरा गांधी को लगा अगर इससे वोट हैक कर सकते हैं, ये हमारे फायदे की है। ऐसा इंदिरा गांधी ने सोचा। कांग्रेस ने सोचा ईवीएम हमारे फायदे की है। क्यों फायदे की है? क्योंकि ब्राह्मणों के पास सब कुछ है, लेकिन ब्राह्मणों के पास वोट नहीं है। वोट क्यों नहीं है? संख्या नहीं है, तो चुन कर आ नहीं सकते। और दूसरी ब्राह्मणों की कमजोरी है, पहली संख्या में कम, ये कमजोरी है ब्राह्मणों की। दूसरी कमजोरी ब्राह्मणों की है, ब्राह्मण विदेशी है। ये दूसरी कमजोरी। इस कमजोरी पर ओवरकम करने के लिए, मात करने के लिए ब्राह्मणों ने ईवीएम लाया कि ईवीएम से फ्रॉड करके चुनाव
जीत सकते हैं, ऐसा यूरोपियन ने सिद्ध किया। फिर ब्राह्मणों को लगा ये तो हमारे फायदे के, हमको फ्रॉड करके ही चुनाव लड़ना है, इसलिए ईवीएम को लाया। तो ईवीएम लाने का मकसद ही फ्रॉड करके इलेक्शन जीतना, यही है। फिर 2004 में कांग्रेस फ्रॉड करके आई, फिर 2009 में कांग्रेस फ्रॉड करके आई। गुजरात में एल की आडवाणी को ही हराया ईवीएम के माध्यम से, आडवाणी जी को हराया। तो आडवाणी जी को हराया, उन्होंने स्टडी किया, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उनकी, उन्होंने पढ़ाई किया, सबूत इकट्ठा किए, तो पता चला कि भाई ईवीएम से ही हारा आडवाणी जी। तो सुब्रमण्यम स्वामी, जीवीएल नरसिंह राव और एल के आडवाणी, इन्होंने ईवीएम के खिलाफ 2004, 2009 कांग्रेस फ्रॉड करके चुनाव लड़ी, चुनाव जीती, सबूत इकट्ठा किए, सुप्रीम कोर्ट में केस डाली, और 8 अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जजमेंट दिया। ईवीएम से भी फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते, इसका सबूत है ईवीएम से ही फ्रॉड होता है चुनाव में। और फ्रॉड पकड़ने की कोई मशीनरी है ही नहीं, क्योंकि ईवीएम की जो कमजोरी है, ईवीएम में रिकाउंटिंग नहीं होता, रिकैलकुलेशन होता है। और वो देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ईवीएम में अभी आप हम बटन दबाते हैं, तो बटन दबाने के बाद ईवीएम में वो जो सिंबल होता है, ये सिंबल नहीं स्टोर होता, ईवीएम में सिंबल स्टोर नहीं होता, ईवीएम में संख्या स्टोर होती है। संख्या स्टोर होने से रिकैलकुलेशन होता है, रिकाउंटिंग का सवाल ही नहीं है। बैलेट में क्या होता है? रिकाउंटिंग होता है, बैलेट में रिकाउंटिंग होता है। दूसरी बात, ईवीएम में फिजिकल वेरिफिकेशन वोट का नहीं होता। There is no physical verification. No physical verification. No recounting. इजी फ्रॉड होता है। सोर्स कोड उनको मालूम है, फ्रॉड इजी होता है। केवल सोर्स कोड और वो जो कोड रहता है माइक्रोचिप का, ईवीएम में जो चिप होती है, एक तो जापान से आती है, नहीं तो अमेरिका से आती है, वो भी भारत में नहीं बनती। तो इस तरह से ईवीएम में फ्रॉड होता है। तो प्रूव हो गया 2004 में, 2009 में फ्रॉड हो गया। तो 2014 में जो इलेक्शन हो गया, कांग्रेस और बीजेपी में कॉम्प्रोमाइज हो गया, क्योंकि बीजेपी को पता चला फ्रॉड हो गया। फ्रॉड हो गया, इसका मतलब 2004, 2009 में कांग्रेस ने जो जो डिसीजन लिया वो सब गैर संवैधानिक हो गए। गैर संवैधानिक सरकार हो गई, असंवैधानिक सरकार हो गई, असंवैधानिक लॉ पास किए, असंवैधानिक पार्लियामेंट में फंक्शनिंग हुआ, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पेच पैदा हो गया। क्या करेंगे? अगर आडवाणी बोला, मैं अभी आडवाणी ऐसा आदमी है, रथ यात्रा में बहुत माहिर था, रथ यात्रा निकालने। जैसा डॉक्टर का स्पेशलिटी होता है, उसी तरह आडवाणी का स्पेशलिटी है रथ यात्रा। आडवाणी का स्पेशल, आडवाणी ने कहा मैंने राम रथ यात्रा निकाली, वैसी मैं ईवीएम की
रथ यात्रा निकालता हूं। दम दिया कांग्रेस को, मैं ईवीएम की रथ यात्रा निकालता हूं पूरे देश में। बहुत बड़ा पेच होगा। तो फिर कांग्रेस ने आरएसएस को समझाया, आरएसएस ने बीजेपी को समझाया, फिर कॉम्प्रोमाइज हो गया। बीजेपी और कांग्रेस में कॉम्प्रोमाइज हो गया। क्या कॉम्प्रोमाइज हो गया? हम 2 टाइम फ्रॉड करके आए, अभी तुम 2 टाइम फ्रॉड करके चुन के आओ, मामला खत्म। तो मनमोहन सिंह ईवीएम पीएम, मोदी ईवीएम का पीएम, ईवीएम से चुना हुआ पीएम होगा पीएम पर। तो 2014 में जो ईवीएम की मशीनें चुनाव में यूज की थी, वो ईवीएम की मशीनें कबाड़ में बेच दिया, यानी कि स्क्रैप किया। करीबन 10 लाख ईवीएम स्क्रैप किया, 9 या 10 लाख का आंकड़ा है, स्क्रैप किया। 2014 के इलेक्शन के बाद इमीडिएट स्क्रैप किया। स्क्रैप क्यों किया? सबूत को नष्ट किया। फ्रॉड का जो सबूत है, फ्रॉड के सबूत को नष्ट करने के लिए नष्ट किया। फिर बामसेप की वजह से 14 अप्रैल 2017 में बामसेप ने जो केस डाला था ईवीएम मशीन लगाने का, वो केस हम जीत गए 14 अप्रैल 2017, 17 अप्रैल 2017 में। और 2019 में ईवीएम का फ्रॉड पकड़ने के लिए वीवीपीएटी का मशीन लगाया। अभी 2 मशीन पर हम वोट करते हैं। कौन सा 2 मशीन? एक ईवीएम मशीन और एक वीवीपीएटी मशीन। और वीवीपीएटी ईवीएम आपस में जोड़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ? तो हम बटन दबाते हैं, वीवीपीएटी में हम जो पर्ची दिखते हैं, उसमें हमारा जो चिन्ह होता है वो दिखता है, और वो छोटा बैलेट बॉक्स में गिरती है, बस इतना ही। लेकिन ईवीएम का वोट और वीवीपीएटी के पर्ची का वोट गिरना चाहिए। अगर वो बराबर आया तो फ्रॉड नहीं है, बराबर नहीं आया तो फ्रॉड है। इसका मतलब ये है वीवीपीएटी मशीन है, ये फ्रॉड पकड़ने वाली मशीन, और ईवीएम ये फ्रॉड करने वाली मशीन। 2 मशीन है। फ्रॉड करने वाली मशीन, वोट फ्रॉड करने वाली मशीन, और वोट फ्रॉड पकड़ने वाली मशीन। अगर ये दोनों का मिलान किया तो ही फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो सकता है। लेकिन आज तक 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, क्या दिया? वीवीपीएटी लगाना चाहिए, और केवल लगाना ही नहीं चाहिए, वीवीपीएटी की जो पर्ची है वो पर्ची और ईवीएम के वोट दोनों का मिलान करना चाहिए। अगर वो मिलान बराबर आया तो फ्रॉड नहीं है, नहीं आया तो फ्रॉड है। लेकिन वो वीवीपीएटी की पर्ची ही गिनते नहीं है, आज तक नहीं गिना। कितना गिनते हैं पता है? 1%। 1% गिनने के बाद 1% फ्रॉड पकड़ में नहीं आता, 99% फ्रॉड को खुली छूट दी जाती है, तो फ्रॉड कंटिन्यू। तो 2014 के बाद ईवीएम मशीन स्क्रैप किया, करीबन 9 लाख ईवीएम स्क्रैप किया। फ्रॉड मशीन
गड़बड़ी से स्क्रैप किया और 2019 में जो वीवीपीएटी था वो 4 महीने में ही जला रहा। एक साल रखना चाहिए, ऐसा नियम है इलेक्शन कमीशन का। पहला तो वोट है ना, वोट 1 साल रखना चाहिए। एनी केस डिस्प्यूट रिकाउंटिंग होना चाहिए, इसलिए रखना चाहिए। 4 महीने में ही जला रहा। तो इस तरह से 2004 में फ्रॉड हो गया, 2009 में फ्रॉड हो गया, 2014 में फ्रॉड हो गया, 2019 में फ्रॉड हो गया। और फ्रॉड पकड़ में नहीं आना चाहिए, इसलिए जो स्ट्रेटेजी बनाई, ये स्ट्रेटेजी सुप्रीम कोर्ट कहता है 100% मिलान करना चाहिए। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ही कहता है 100% मिलान करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ही कहता है फिर बाद में 1% मिलान करना चाहिए। है सुप्रीम कोर्ट रखात। एक न्याय के दो पहलू है, सुप्रीम कोर्ट का। साथियों, इस तरह से फ्रॉड कांग्रेस ने ईवीएम का बीजेपी को फायदा होने के लिए 56D, 56C, 49 ये में कानून बनाए। इलेक्शन कमीशन के कानून है 56C, 56D, 49 ये में। ये क्या कानून है? ये कानून ऐसे है ऑब्जेक्शन लेने का। अभी इलेक्शन पर ऑब्जेक्शन लेना है, केवल 2 नंबर का कैंडिडेट जो है हारा हुआ, उसको ही ऑब्जेक्शन लेने का अधिकार है। सपोज 10 कैंडिडेट है इलेक्शन में खड़े हैं, पहला एक बीजेपी का रहेगा, दूसरा कांग्रेस का रहेगा। हारने वाला कांग्रेस का ही रहेगा ना, और ऑब्जेक्शन लेने का अधिकार दोनों पे होगा, और दोनों ही ऑब्जेक्शन नहीं लेते। कांग्रेस ने बीजेपी को ईवीएम के फ्रॉड का फायदा होने के लिए 56D, 56C, 49 ये में कानून बनाए हैं। सपोज आपने वोटिंग किया, आपने बटन दबाया, आप गधे को वोट देना चाहते थे। मुझे गधा बोले तो मैं, ये जो चिन्ह है ना, वो एक का चिन्ह गधा है, गधे को वोट देना चाहते थे। लेकिन जब बटन दबाया, आप गधे को वोट देना चाहते थे, लेकिन वीवीपीएटी में आपको दिखाया कुत्ता दिखा, तो आपने ऑब्जेक्शन दिया। क्या ऑब्जेक्शन दिया? अरे मैंने गधे को वोट दिया था, लेकिन वो कुत्ते को गया। आज ऑब्जेक्शन जो पोलिंग ऑफिसर होता है, उसको आप ऑन बूथ तकरार करेंगे, तो उसके लिए 49A का कानून क्या बनाया? तकरार करेंगे। तकरार आपको किया, और तकरार किया तो आपको वापस वोट करने का अधिकार है। वापस ट्रायल वोट, वापस बटन दबाओ, गधे का बटन दबाया, और जो दोबारा आपने बटन दबाया उसमें गधा का वोट दिया और गधा दिखा आपको। इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। पहले कुत्ता दिखा, आप ही गधे को दिया, गधा दिखा, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। आपको 6 महीना जेल होगी। इस डर से जेल होगी, ट्रायल के बाद जेल होगी, इस डर से कोई तकरार ही नहीं करता था। कांग्रेस ने बीजेपी को फायदे पहुंचाने के लिए किया। कांग्रेस ने नियम बनाया ये। तो इस तरह से साथियों, ईवीएम का फ्रॉड करने का, लेकिन फ्रॉड
पकड़ने के लिए जो कानून बनाया है उसका इस्तेमाल ही नहीं करने का। फॉर एग्जाम्पल APAT और 56D, 56C, 49 ये में ये जो कानून है बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए कानून है। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के कार्यकाल में बनाए। तो कांग्रेस और बीजेपी ईवीएम पर चिड़ी चुप है, चिड़ी चुप है, केवल चुप नहीं चिड़ी चुप है, बिल्कुल आपस में। तो साथियों 2014 में 2024 में टोटल 543 सीट है। एक सीट गुजरात की है, सूरत की है, कहाँ की है? सूरत की। अनअपोज ने की, उस अपोजिशन को भगाया, कुछ तो किया। तो 542 सीट्स में कुछ सीटों में वोट ज्यादा निकले। कितने ज्यादा निकले? 5 करोड़। कुछ सीटों में वोट कम निकले। अभी वोट ज्यादा निकले इसका मतलब क्या है? वोट ज्यादा निकले इसका मतलब है ज्यादा वोट डाले, इसलिए जो हारता था उसको चुनवा कर लाया, उसका मतलब है। वोट कम निकले इसका मतलब ये है जो जीतता था उसको हरवाया, इसलिए कम निकले। 2024 का समझा रहा हूं मैं, ऊपर का समझ, डिटेल बहुत है, बहुत है। तो साथियों 5 करोड़ वोट ज्यादा निकले। that called as इंजेक्शन ऑफ वोट। ऐसा हम इंजेक्शन देते हैं ना, इंजेक्शन ऑफ वोट, एडिशनल इंजेक्शन ऑफ वोट। तो जो पोल्ड वोट है और काउंटेड वोट है इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट है। 5 करोड़ का डिफरेंट है, 5 करोड़ का डिफरेंस। 5 करोड़ का डिफरेंस इसका मतलब है 79 MP की सीटें को वो जितवा कर ला सकती है, और लाया 5 करोड़ वोट ज्यादा डालने से। और ये इलियन मस्क को पता है, इलेक्शन भारत में हो रहा है, लेकिन पता किसको है? अमेरिका में जो बैठा है इलियन मस्क, उसको पता है। उन्होंने फिर ये स्टेटमेंट दिया है, इसलिए ये स्टेटमेंट चर्चा के लिए रखा है। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या होगा? बाबा साहब ने जो हमको शासन करती जमात बनने का जो प्रोग्राम हमारे हाथों में दिया था, इस प्रोग्राम को ब्राह्मणों ने खत्म कर दिया। राइट वोट खत्म किया और अपोजिशन भी खत्म किया। डेमोक्रेसी कब प्रस्तावित हो सकती है? डेमोक्रेसी जब रूलिंग में अगर ब्राह्मणों की पार्टी है तो अपोजिशन में बहुजनों की पार्टी होना चाहिए, तो ही रियल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो सकती है। ब्राह्मणों ने क्या किया? रूलिंग में भी ब्राह्मण, अपोजिशन में भी ब्राह्मण, रूलिंग में भी ब्राह्मण, अपोजिशन में भी ब्राह्मण। इसका मतलब है ब्राह्मण केवल रूलिंग में नहीं है, ब्राह्मण एब्सोल्यूट रूलर
प्राचीन काल से आज तक ब्राह्मण इतना कभी पावरफुल नहीं था जो डेमोक्रेसी में ब्राह्मण सबसे कमजोर होना चाहिए, सबसे कमजोर होना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी में ब्राह्मण सबसे पावरफुल हो गया है। इसका क्या कारण है? इसका कारण केवल एक ही है। इसका कारण है फॉल्स रिप्रेजेंटेटिव। इसका कारण है फेक रिप्रेजेंटेटिव। इसका कारण है नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव। बाबा साहब इनको कहते हैं एजेंट ऑफ द हिंदू कास्ट, टूल ऑफ द हिंदू कास्ट। कुत्ता, मजल डॉग्स, बाबा साहब के शब्द है, मजल डॉग्स, पूंछ हिलाने वाला कुत्ता, ऐसा बाबा साहब ने लिखा है। आज हम जिसे एमपी एमएलए कहते हैं ना, इन एमपी एमएलए को बाबा साहब ने ये शब्द दिए, क्या? एजेंट, टूल, टूजेस, टूल्स, कुत्ता, न काटने वाला, न भौंकने वाला कुत्ता, पूंछ हिलाने वाला कुत्ता, ये बाबा साहब के शब्द है। बाबा साहब ऐसे कहते, हम कहते क्या? हमारा एमपी, हमारा एमएलए, हम ऐसे कहते। तो इसका एक ही कारण है, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन। इसकी वजह से ब्राह्मण इतना पावरफुल हो गया है। और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन ये कैसे आया? अचानक ना आया। नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन का जो बाप है, फादर ऑफ नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन, कौन है पता है? गांधी जी। यानी कि वर्तमान जो हमारी शासन करती जमात बनो, ये जो एजेंडा है, किसने उद्घोष किया? गांधी जी। गांधी, साबरमती का संत, साबरमती का संत तूने कर दिया कमाल, दिलवाई हमें आजादी बिना तलवार बिना ढाल। संत ये है गांधी। आज की समस्या का कारण केवल गांधी जी है। पहले गांधी जी कांग्रेस में था, आज गांधी जी बीजेपी में है। क्योंकि ज्वाइंट इलेक्टोरेट का फायदा कांग्रेस को होता था, आज ज्वाइंट इलेक्टोरेट का फायदा बीजेपी को होता है। एससी एसटी के करीबन 76 या 77 एमपीज बीजेपी को मिले हैं, चुन कर आए हैं। हो गया ज्वाइंट इलेक्टोरेट का फायदा। तो इसलिए साथियों, ईवीएम जो ऐसा हथियार है ब्राह्मणों का, ईवीएम ने भारत की डेमोक्रेसी खत्म कर दी। भारत का जो बहुजनों का जो एजेंडा है, शासन करती जमात बनो बहुजनों का जो एजेंडा है, इस एजेंडे को खत्म किया ईवीएम ने, खत्म किया। अभी मैं आपको सवाल पूछता हूं, हमारे लोग क्या कर रहे हैं समाज में? आज आरक्षण मांगने का काम करे, क्या कर रहे हैं? आरक्षण, ये समस्या है आज की। और हमारे का लोग क्या करें? आरक्षण मांगने का काम कर रहे हैं। आरक्षण इंपॉर्टेंट है या राइट टू वोट इंपॉर्टेंट है? बताइए, दिमाग लगाओ, क्या इंपॉर्टेंट है? राइट टू वोट। राइट वोट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सही उम्मीदवार चुन के आए तो दूसरे दिन हम आरक्षण 100% इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बाबा साहब ने आरक्षण मांगने के लिए कोई आंदोलन नहीं चलाया, बिल्कुल नहीं चलाया।
जैसा अभी दीपावली आती है, पहले हमारे गवर्नमेंट में सर्विस में लोग थे, उनको बोनस पगार भी मिलता था, ऊपर से बोनस भी मिलता था, बराबर। बोनस अभी मिलता है कि नहीं मालूम नहीं मिलता। मिलता है? नहीं मिलता। वैसा जब आप परिवर्तनवादी आंदोलन चलाते हो, उस परिवर्तनवादी आंदोलन में आरक्षण वो बोनस में मिला है, बोनस है। आरक्षण का आंदोलन हमारे नेता जो चलाते हैं, आरक्षण का आंदोलन चलाने से ब्राह्मण देने वाला बनता है और हमारे लोग मांगने वाले बनते हैं। और देने आरक्षण मांगने वाले लोग देने वालों को चुन कर लाते हैं। आरक्षण के आंदोलन का प्रभाव मैं सुना रहा हूं। तो जब आरक्षण देने वाले चुनकर आते हैं तो वो 5 साल आरक्षण का खत्म करने का काम करते हैं, ऐसा आरक्षण खत्म होता है। अभी जब आप फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वोट का बात करें, ईवीएम खत्म करने का बात करें, तो क्या होगा? शासन करती जमात बनेंगे। शासन करती जमात बनने के बाद आप 100% रिजर्वेशन का अमल बजावनी करेंगे। और केवल ऐसा ही नहीं, ब्राह्मणों को भी आरक्षण देंगे। हम देने वाले हम होंगे ना, हम न्याय करेंगे। ब्राह्मण अन्याय करता है हम पर, हम अन्याय करने वाले लोगों पर भी हम न्याय ही करेंगे। यही हमारी विचारधारा है। कैसा न्याय करेंगे? तुम्हारा पॉपुलेशन 3% है, तुमको 3% आरक्षण हो गया उनके साथ में। और 97% जो आरक्षण है हमारे हिस्से में आएगा। झगड़ा ही खत्म, आरक्षण का झगड़ा ही खत्म। तो इस तरह से साथियों, हमें हमारी स्ट्रेटेजी, आरक्षण मांगने का जो आंदोलन है, इसके जड़ में ब्राह्मणी व्यवस्था होती है। वामसेप ने चला आरक्षण मांगने का आंदोलन ना, वामसेप व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है। परिवर्तन, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ये करो, आरक्षण बोनस में मिल जाएगा। बोनस में हमारे लोग चुन कर आएंगे और आरक्षण मिलेगा। तो इस तरह से साथियों, आपको ये जो ईवीएम का मुद्दा है, इलॉन मस्क का मुद्दा है, ईवीएम केवल फ्रॉड ही है। जैसा नीट इज चीट, बिल्कुल वैसा ईवीएम इज चीट। बिल्कुल एक ही है, तीनों अक्षर, ईवीएम, नीट। तो इस तरह से साथियों, हमें सेंस ऑफ प्रायोरिटी एंड सेंस ऑफ टाइमिंग के साथ काम करना होगा। आरक्षण मांगने का काम कम करो, ईवीएम हटाने का काम हाथ में ले लो आंदोलन के लिए, तो आप आने वाले समय में सफल हो जाए। और इसके साथ ही हमको क्या करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा एक डॉक्टरों को भी सब्जेक्ट चर्चा में रहेगा, व्हाट इज द रोल ऑफ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड एडवोकेट। दीज डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, इनका स्पेशलिटी क्या है? ये हाईली मेरिटोरियस ग्रुप है, ये हाईली इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ द सोसाइटी है, और ये हाईली रिसोर्सफुल है, इंडिपेंडेंट है। डॉक्टरों के पास पैसा है, वकील के पास पैसा है, इंजीनियर के पास पैसा है।
डॉक्टरों का समाज के ऊपर इन्फ्लुएंस है, इंजीनियर का समाज के ऊपर इन्फ्लुएंस है, और इंजीनियर सक्षम है, फाइनेंशियली स्टेबल है। बिल्कुल उसी तरह डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट ये हाईली इन्फ्लुएंशियल, हाईली मेरिटोरियस और हाईली रिसोर्सफुल लोग हैं। इन्होंने समाज के आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिए। अभी ये सपोज ये पाटन जिला है, पाटन जिला में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 एडवोकेट, 10 प्रोफेसर, 10 टीचर्स और 10 हमारे छोटे मोटे बिजनेसमैन, ऐसे 60 लोगों का हमने टीम तैयार किया पाटन में। 60 लोगों का बस। पाटन जिला है ना, ये जिला है, तैयार हो जाएगा जिला। 5 साल में एकदम तैयार हो जाएगा। 60 लोग केवल 1 घंटा काम करे रोज, केवल 1 घंटा। 60 लोग हर रोज 1 घंटा काम करे, केवल एक परिवार को समाज से जोड़े, एक परिवार को समाज से जोड़ो। इससे कम टारगेट दुनिया में है ही नहीं। एक परिवार जोड़ो, कितना काम 5 साल में होगा बोलो? ऐसा काम करना चाहिए। डेली 60 फैमिलीज अब जोड़ेंगे 5 साल में। हिसाब करो, पूरा पाटन जिला कवर हो जाएगा। 60 लोग, कमिटेड लोग होना चाहिए। तो संगठन से क्या होता है, अकेला काम करने में और 60 लोगों के साथ काम करने में क्या फर्क है? एक आदमी सोचता है नहीं यार मैं नहीं कर सकता, 60 लोग अगर संगठित प्रयास करें तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। वो बोलता है हो सकता है, हम कर सकते हैं। तो संगठन से इंसान की जो हीन भावना है खत्म हो जाती है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही संगठन से खत्म होता है। ऐसा हो सकता है। और डॉक्टर केवल डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर केवल इंजीनियर नहीं है, वकील केवल वकील नहीं है, प्रोफेसर केवल प्रोफेसर नहीं है, टीचर केवल टीचर नहीं है, बिजनेसमैन छोटा बड़ा कोई बिजनेसमैन नहीं है। इनके पास क्या है? रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस है। कम से कम डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, प्रोफेसर, टीचर, छोटा, कम से कम 1 महीने को 1 लाख रुपए तो कमाते हैं। मिनिमम 1 लाख रुपए कमाते हैं। हमारे परमार जी को 1,31,000 पेंशन मिलती है। बराबर है, आपने ही बोला, पेंशन मिलती है। लेकिन उस पेंशन से वो कितना काम करते हैं पता है? आपको पता नहीं है। आप पेमेंट के साथ भी उनका उतनी इनका काम नहीं कर रहे। तो मैं ये क्यों समझा रहा हूं? फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, एक परिवार को कनेक्ट करो, ह्यूमन रिसोर्सेस जनरेट हो जाता है। और फाइनेंशियल रिसोर्सेस कैसे पैदा करेंगे? बाबा साहब कहते हैं, आप 10,000 कमाते हो महीने को, 500 रुपए महीने को संगठन को दे दो। 1,00,000 रुपए कमाते हो, 5,000 रुपए संगठन को दे दो। साल में 60,000 रुपए संगठन को दे दो। साल में 60,000। क्या आप देते हो? नहीं देते। 2,000, 3,000, 1,000, 5,000। अम्बेडकराइट बनने का तरीका नहीं है। बाबा साहेब बोलते हैं 5% दिया तो ही अम्बेडकराइट है। महीने को 1 लाख रुपए अगर महीना कमाता है तो साल में 60,000 आंदोलन के लिए खर्चा करना है आपको।
आंदोलन कितना बढ़ेगा बताइए। अभी पाटन जिले आपने 2 फुल टाइमर का नियुक्ति किया, खुद 2 फुल टाइमर खुद तैयार करो, 2 फुल टाइमर हर जिले में तैयार करो बस, और उनका खाना पीना रहना सब सॉल्व करो प्रॉब्लम, वो काम करेंगे आपके लिए। 24 घंटा आपका काम हो जाएगा। तुमको काम नहीं करना, ठीक है, फुल टाइमर संभालो, अडाप्ट करो फुल। जैसा बच्चा हम अडाप्ट करते हैं, जिसको बच्चा नहीं होता वो क्या करता है, बच्चा अडाप्ट करता है, वैसा फुल टाइमर अडाप्ट करो। फुल टाइमर क्या है, 4-5 हजार मानधन देते हैं उसका, और खाना पीना का खर्चा, बस इतना ही कर सकते हैं आप। ये जो 60 लोग हैं उसमें 10 लोग छोड़ो, 50 लोग एक फुल टाइमर अडाप्ट कर सकते हैं। 50 फुल टाइमर अगर पाटन में काम करने लगे तो 1 साल में ही आरएसएस को खत्म करेंगे, खदेड़ देंगे पाटन में से। ये तरीका है। हमारे बोलते बहुत है, सोशल मीडिया और लिखते बहुत है, प्रैक्टिकली जो नीड है उस नीड को अगर फुलफिल नहीं करते रिजल्ट कैसे आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। फिर चिल्लाने से क्या होगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, रेप हो गया, मार डाल, अरे होने वाला है। तुम न्याय करने वाली व्यवस्था अगर पावरफुल नहीं करते और अन्याय वाली करने वाली व्यवस्था को तुम पावरफुल बनाते हो तो अन्याय तो होगा ही। अन्याय में कैसी बढ़ोतरी हो गई, मैंने सुबह आपको उदाहरण देकर, वो भी राष्ट्रपति के ऊपर अन्याय होता है, बाकी छोड़ो, हमारी क्या औकात है। तो इस तरह से साथियों, तो क्रिएट ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगर 5% नहीं दे रहे हो तो आप किस आधार पर आम्बेडकराइट हो। केवल बाबा का नाम लेने से, रोना धोना करने से ये आंदोलन सफल नहीं होने वाला है। यू हैव टू क्रिएट रिसोर्सेस। आंदोलन को जो नींव है, आंदोलन की जो रिक्वायरमेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेस और फाइनेंशियल रिसोर्सेस को आप अगर निर्माण नहीं करते तो यू विल नॉट गेट सक्सेस। नोबडी विल गेट सक्सेस, इवन ब्राह्मण विल नॉट गेट सक्सेस। सक्सेस चाहिए तो ह्यूमन, हमारे ह्यूमन उनका काम कर रहे हैं। हमारे लोग, डॉक्टर लोग आईएमए के माध्यम से उनको पैसा दे रहे, आईएमए को पैसा दे रहे, उनको पैसा दे रहे, इंपा को कम दे रहे, उधर ज्यादा दे रहे। अभी सुबह ये कार्यक्रम है, खाने का एक आदमी ने स्पॉन्सर करना चाहिए, हॉल का एक आदमी ने स्पॉन्सर करना चाहिए, हो गए मामला खत्म। अभी जनरल प्रैक्टिस हमारा डॉक्टर काम कर रहे हैं, जनरल प्रैक्टिस 50 पेशेंट डेली देखता है, 30 पेशेंट देखता है, 200 रुपये लेता है एक पेशेंट का मिनिमम। रोज एक पेशेंट का पैसा 200 रुपये डेली आंदोलन को देने का उसने ठान लिया कि मैं डेली आंदोलन के लिए एक पेशेंट का फीस मैं संगठन को दे दूँ 200 रुपये। महीने का कितना हो गया, 6,000 ना, 6,000 हो गए बराबर। साल का कितना हो गया, 72,000। एक जीपी 72,000 साल का दे सकता है। और कैसे दे सकता है, डेली 200 रुपये देने में उसको कोई भी दिक्कत नहीं है। केवल एक डिब्बा बनाओ, नहीं तो बैंक का रिकरिंग अकाउंट निकालो, रोज 200 रुपये और साल में दे दो। कितना पैसा जनरेट हो सकता है, कितना पैसा हो सकता है। एक साधारण मजूर करने वाला आदमी पान चाय पी के 10 रुपए तो खर्चा करता है, 10 रुपए करता है ना खर्चा।
बीड़ी सिगरेट कुछ भी पीता रहेगा, उसने समझने का मैं आज से चाय नहीं पीऊंगा, मैं 2 चाय पीता हूँ, 2 चाय का पैसा मैं संगठन को लगाऊंगा, 10 रुपए डेली दे दूंगा संगठन को। महीने का कितना होगा? 300 रुपए। साल का कितना होगा? 3,500 रुपए। मजूर करने वाला आदमी 3,500 रुपया साल में आंदोलन पर खर्चा करता है। मैं आपको इकोनॉमी आंदोलन की बता रहा हूं, कैसा कैसा हमारे लोगों के पास पैसा बहुत है, लेकिन हमारे लोग मेंटली वीक है, ये समस्या है। फुकट में चाहिए सब कुछ, त्याग करने की लानत नहीं है। इसलिए हमने सीखना होगा, आंदोलन करना है तो आंदोलन की जो जरूरतें हैं वो पूरा करना होगा। क्या जरूरतें हैं आंदोलन की? ह्यूमन रिसोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेस और पूर्णकालीन प्रचारक का जाल निर्माण करना, ये महत्वपूर्ण है। पूर्णकालीन प्रचारक दुनिया में जिन्होंने क्रांति की है, प्रचारकों ने ही की है। मान लो भारत में 5,000 जिले हैं, 5,000 तहसीलें हैं, 5,000 तहसीलों में 2 फुल टाइमर, एक तहसील में 2 फुल टाइमर, 10,000 फुल टाइमर अगर वामचेक के पास है तो 5 साल में ही भारत बदल देंगे, केवल 5 साल में। 10,000 फुल टाइमर, 130 करोड़ लोगों की समस्या केवल 10,000 फुल टाइमर खत्म कर सकते हैं, केवल 10,000। बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्सेस का मैं समझाया, फाइनेंशियल रिसोर्सेस का समझाया, और दूसरी बात, तीसरी जो है, तीसरा सब्जेक्ट जो है, और तीसरा मुद्दा जो है, समय कौन देगा? समस्या तुम्हारी और समय ब्राह्मण देगा? ऐसा हो सकता है? देखा है अपनी तरफ। हाँ, वो उनके लिए देता है समय। समय कौन देगा? ब्राह्मण देगा। तुम्हारे गुलामी से आजाद करने के लिए ब्राह्मण समय देगा, वो तो गुलाम बनाने में समय दे रहा है आपको। समय देना चाहिए। 24 लोगों का टीम अगर रोज 1 घंटा दे दे, 24 घंटा काम होगा। सपोज पाटन जिला है, 24 कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, या रोज 1 घंटा, 24 कार्यकर्ता रोज 1 घंटा काम कर रहे हैं, 24 घंटा काम होगा हमारा डे नाइट। इस तरीका से सोचो, इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंटेशन से ही समस्या का हल होगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। और दूसरा मुद्दा जो लास्ट सब्जेक्ट है, साहब ने, परमार जी ने कहा, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। भारत में मिलिट्री होती है, मिलिट्री पता है? मिलिट्री आर्मी किस लिए है? 130 करोड़ लोगों का जो संरक्षण, हिफाजत केवल 16 लाख लोग करते हैं मिलिट्री की। और मिलिट्री की एक खासियत होती है, मिलिट्री के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं होती। ऊपर से ऑर्डर मिला, एज इट इज नीचे तक फॉलो करना पड़ता है। मिलिट्री में जो प्रमोशन होता है वो जनमत के आधार पर थोड़ी होता है, गुडविल के आधार पर थोड़ी होता है, परफॉर्मेंस के आधार पर होता है। नहीं तो मैं इंपा का अध्यक्ष हूँ 5 साल के बाद दूसरा, ऐसा नहीं होता। सेंट्रलाइज फंक्शनिंग में ऐसा नहीं होता। परमार भी अभी जनरल सेक्रेटरी है, केवल 5 साल के लिए, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है।
अगर तुम्हें इंपा का प्रेसिडेंट बनना है तो मेरे से ज्यादा समय दे दो, मेरे से ज्यादा काम करे तो जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे। मैं खुद आपको बनाऊंगा, आप बनो। ये जो काम, ये जो पोस्टिंग है हमारा, ये इनर्ट नहीं है। काम करने के लिए, काम ना करने वालों को थोड़ी पोस्टिंग है। वैसा ही मिलिट्री में जो सैनिक होते हैं उनका जो माइंड होता है केवल फॉलो द ऑर्डर। संगठन में भी ऐसा है। आरएसएस में नरेंद्र मोदी ऐसा मोहन भागवत के मुंह पर भी नहीं दे सकता, इतना दहशत है। पता रहेगा शायद आपको, अगर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी ऐसा खड़ा है, मोदी ऐसा खड़ा होगा उसके सामने। पीएम है लेकिन ऐसा खड़ा होगा, ऐसा भी नहीं देखेगा। इतना होता है संगठन में। मिलिट्री में डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन मिलिट्री डेमोक्रेसी का रक्षण करती है ना। एक अटैचमेंट है, एक सेंट्रलाइज फंक्शन है और डेमोक्रेसी डिसेंट्रलाइज होती है। मिलिट्री सेंट्रलाइज होती है, वैसा ही संगठन सेंट्रलाइज होता है, लेकिन वो जो डेमोक्रेसी है डिसेंट्रलाइज, उसकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं। ये जो समझदारी है संगठन की, इस तरह से मिलिट्री के जैसा समझदारी होना चाहिए, मिलिट्री के जैसा आदेश का पालन होना चाहिए और मिलिट्री का जैसा काम करना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं द एनिलेशन ऑफ द कास्ट में कि हमारे लोगों का जो माइंड है मिलिट्री जैसा होना चाहिए। मिलिट्री मिलिटराइजेशन ऑफ माइंड, ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। तब जाके हमें विजय प्राप्त होगी, नहीं तो गले में मटका और झाड़ू आएगा, जल्दी आएगा। अभी भी लटका हुआ है लेकिन दिखता ही नहीं है। इसको ई मटका और ई झाड़ू कहते हैं। डिजिटल आज भी है ई मटका जो दिखता नहीं और ई झाड़ू। सिर्फ इलान मस्क को मालूम है, उसको पूछना पड़ेगा। तो साथियों, इस तरह से आपने जो आंदोलन की रिक्वायरमेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेस, डेली एक परिवार को कनेक्ट करो। फाइनेंशियल रिसोर्सेस, बाबा साहब ने कहा था 5% उतना ही दो, कम मत दो, ज्यादा मत दो। कम दिया, हम पूछेंगे कम क्यों दिया, हम ज्यादा नहीं देने के लिए कहे। और अडॉप्शन ऑफ द फुल टाइमर, 10 डॉक्टर है या 10 डॉक्टर है या पावरफुल डॉक्टर है, 10 फुल टाइमर संभालो। उसका खर्चा, कपड़ा का खर्चा, खाने का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, रहने का खर्चा, सब दे दो उसको। वो 100 के स्पीड से काम करेगा। केवल उसकी जरूरतें पूरी करना है, उसकी मांग कुछ नहीं है। फुल टाइमर की कोई भी मांग नहीं है, केवल जरूरतें उसकी पूरी करो। तो ही हम पढ़े लिखे लोगों से ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। ऐसी उम्मीद करने के बाद ही हम क्रांति करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। केवल कार्यक्रम लेने के लिए थोड़ी हम ये सम्मेलन ले रहे हैं। इस प्रोग्राम के लिए आप तैयारी करने के लिए ये आपका माइंड तैयार होना चाहिए। तो साथियों, ये जो दूसरा सेशन है, शायद आप ऐसा करेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेस एंड हमारा जो फुल टाइमर्स का जो प्रोग्राम है, पायलट प्रोग्राम है आंदोलन के लिए, उसके लिए आप प्रयास डेली करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं यही रुकता हूँ। धन्यवाद। जय मूल निवासी।
धन्यवाद सही। दूसरे सत्र में जो विषय रखे थे उस विषय के बारे में आपने अच्छी तरह से समझाया और माइक्रो लेवल की बात की। धन्यवाद सर। तो आज का कार्यक्रम यानी कि अधिवेशन यहाँ हम समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। तो आज की कार्यक्रम की धन्यवाद प्रस्तावना करने के लिए मैं शैलेश भाई सोलंकी जो जिला प्रभारी भामसेर से है, मैं उनको अनुरोध करता हूँ कि सर आइए और धन्यवाद प्रस्ताव करें। शैलेश भाई सोलंकी। धन्यवाद संचालक महोदय, आपने मुझे धन्यवाद ज्ञापन का ये मौका दिया। आज के 11वें गुजरात राज्य अधिवेशन इंडियन मेडिकल प्रोफेशन एसोसिएशन के अंतर्गत जो अधिवेशन था संपन्न होने को है। माननीय मगन शशाने सर, आज की अध्यक्षता आपने सर की और समाज को प्रबोधन और जागरण किया। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि समाज में आपका मैसेज हम इम्प्लीमेंट करेंगे। आज के अधिवेशन के उद्घाटक माननीय डॉक्टर एच.डी. पालेकर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर, अनन्य मेडिकल कॉलेज અને आदर्श हॉस्पिटल करोड़ उत्तर गुजरात सर, आपका खूब खूब धन्यवाद। आपने समय दिया और उद्घाटन किया। आज के अधिवेशन की प्रस्तावना माननीय डॉक्टर जी परमार सर, राष्ट्रीय महासचिव एंड प्रदेश प्रभारी IMPA सर, आपका खूब खूब धन्यवाद। साथ में सम्मान्य अतिथिगण, आपका संगठन की ओर से खूब खूब धन्यवाद सर। संचालक महोदय माननीय विक्रम जी बादल सर, प्रदेश अध्यक्ष IMPA, आपका खूब खूब धन्यवाद सर। वक्तागण, सभी वक्तागण का खूब खूब धन्यवाद। साथी सहयोगी संगठन के और यूनिट के कार्यकर्ता, वेल विशर्स और आए हुए सभी अतिथिगण, प्रेक्षकगण, सबका खूब खूब धन्यवाद। मीडिया वाले लोगों का खूब खूब धन्यवाद। और शैलेश सोलंकी जिन्होंने वो स्टॉल लगाया सर, आपका खूब खूब धन्यवाद। और इसके साथ ये अधिवेशन हम संपन्न घोषित करते हैं। धन्यवाद। जय मूल्यवासी।